हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुटॉपर। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि सीडीपीओ और बीपीएससी इन दोनों की परीक्षाओं के लिए मॉडल हल प्रश्न पत्र हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें से पहला प्रश्न पत्र ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसके 2 भाग आए हैं और दूसरा मैं आपके सामने लेके फिर से उपस्थित हूँ। देखिए, ये दूसरा मॉडल हल प्रश्न पत्र है। तो चलिए शुरू करते हैं इन प्रश्नों को। इसके पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एडुटॉपर को, बल्कि आपके अपने चैनल एडुटॉपर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री के प्रश्नों से। इनमें से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? देखिए, जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं कालीबंगन में। ये कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर कालीबंगा बसा हुआ है। इसकी खोज 1953 में पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने की थी। दूसरा प्रश्न है, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे कि सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, इनमें से किससे संबंधित है? देखिए, जैन धर्म में 3 रत्न पाए जाते हैं। आंसर जैन धर्म है इसका। जैन धर्म में जो मूल 3 रत्न पाए गए हैं वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र हैं। ठीक है, इन्हें ही मोक्ष का मार्ग बताया गया है। इसमें सम्यक दर्शन का अर्थ है सच्ची श्रद्धा यानी सच्ची आस्था, सम्यक ज्ञान का अर्थ है सच्चा ज्ञान यानी सटीक ज्ञान, और सम्यक चरित्र का अर्थ है सच्चा चरित्र यानी सटीक क्रिया। आगे बढ़ते हैं। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का प्राप्ति स्थल कौन सा है? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की कांस्य मूर्ति पाई गई है, जो पाई गई है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो अभी पाकिस्तान में है। भारत में हड़प्पा का वृहत स्थल कहाँ है? देखिए, भारत में हड़प्पा का वृहत स्थल है, सबसे बड़ा जो स्थल है वो है राखीगढ़ी। ये हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है। हरियाणा के हिसार जिले में ये अवस्थित है। ठीक है, यहीं वहीं अगर धोलावीरा की बात करें तो धोलावीरा भारत के गुजरात में है। कालीबंगन के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि ये राजस्थान में है और लोथल भी गुजरात में है। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक जनसभा जो कि न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, ये क्या कहलाती थी? ऋग्वैदिक काल में जो जनसभा थी जो कि न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, ये कहलाती थी सभा। इस समय सभा, समिति, विदथ, ये सभी जनतांत्रिक सभ्यताएं, संस्थाएं थीं। बात करें अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई जा रही है और कई सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें आप 67th बीपीएससी को टारगेट करते हुए बहुत सारे सेट अटेम्प्ट कर सकते हैं और इन सारे सेट की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दी जा रही है। टेलीग्राम ग्रुप अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें, ताकि उसमें जब हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ शुरू करेंगे तो आप सभी वहाँ शामिल होंगे। मेरी कोशिश है कि मेंस के लिए भी मैं आपके लिए काम करूँ और जल्दी ही मेंस के लिए मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे भी काम करने जा रही हूँ और इसके लिए 1-2 मॉडल आंसर मैं आपके लिए अपलोड भी करूँगी। ठीक है, तो चलिए आप देर न कीजिए और लग जाइए काम पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। छठा प्रश्न है हमारा, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। देखिए, बौद्ध धर्म में 3 पिटकों का उल्लेख मिलता है। हमें बताना है कि इनमें से यमक किससे संबंधित है। ठीक है, तो 3 पिटक जो हैं वो है विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक। ठीक है, इनमें यमक अभिधम्म पिटक से संबंधित है। अभिधम्म पिटक में 7 ग्रंथ हैं, जिनमें यमक, पट्टान, धम्म संगणी, धातु कथा, युगल पंचती, कथावत्थु। ठीक है, चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया था वो कौन सा तीर्थयात्री था? चीनी तीर्थयात्री जो 6ठी शताब्दी में आया वो था सुंग यून। सुंग यून ये सन 518 ईस्वी में आया था। 3 साल तक ये भारत में रहा था। इनमें से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था कन्नौज पे अधिकार करने के लिए। 3 बड़ी शक्तियां थी, पाल,
गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इन तीनों के बीच में त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था। हमसे पूछा जा रहा है कि कौन इसका हिस्सा नहीं था। चोल इसका हिस्सा नहीं थे। अगला प्रश्न है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? ये जीर्णोद्धार कराया था रुद्रदमन प्रथम ने 170 ईस्वी में। ठीक है, 170 ईस्वी में गिरनार के पास सुदर्शन झील की मरम्मत इसने करवाई थी बिना बेगार लिए। ये झील बनाई किसने थी? ये चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर उनके राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा बनवाई गई थी। जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? ठीक है, जालियांवाला बाग का नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, इस पे कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट को लिखने का कार्य दिया गया था महात्मा गांधी को। इनमें से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी के बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? जो 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी, उसने विभाजन के प्रस्ताव को पारित कर दिया था कि ठीक है, क्योंकि कांग्रेस कमेटी कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी थी कि विभाजन के प्रस्ताव पर, विभाजन की कीमत पर स्वतंत्रता हासिल की जा रही थी। तो जब ये प्रस्ताव पारित हो गया ना, तो इस घटना को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में किसने लिया था, ये हमें बताना है। ये लिया था डॉक्टर किचलू ने, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने। ठीक है, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू का नाम आप जालियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में भी सुन सकते हैं, क्योंकि जो 2 डॉक्टरों को पंजाब में अमृतसर में बंदी बनाया गया था, जिसके विरोध में लोग जालियांवाला बाग में जमा हुए थे, उनमें से एक थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? साराबंदी आंदोलन हुआ था 1922 में। ये प्रारंभ हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। इस आंदोलन में क्या था ना कि किसानों ने ये डिसाइड कर लिया कि हम कर नहीं देंगे। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने साराबंदी आंदोलन के बारे में नहीं सुना हो, इसलिए बता दे रही हूँ। इस आंदोलन में कर नहीं देने का डिसाइड कर लिया था किसानों ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि इस समय भारत में एक वकील भी थे, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे, साथ ही साथ भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे, और इनको भारत का लौह पुरुष भी कहते हैं। इनके नेतृत्व में ये शुरू हुआ था। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, अब इंडिया हाउस के बारे में बता दूं कि 1905 से 1910 के बीच में इंडिया हाउस लंदन में एक अनौपचारिक संस्था थी जो भारतीय राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार करती थी। इसकी स्थापना क्यों की गई थी कि लंदन में जो भारत के छात्र पढ़ रहे थे, उनके अंदर, उनके मन में राष्ट्रवादी विचारों को डालने के लिए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसकी स्थापना की थी। इन्होंने इस समय, चूँकि 1905 के समय लॉर्ड कर्जन हमारे वायसराय थे इंडिया के, तो इन्होंने वायसराय लॉर्ड कर्जन के अत्याचार के खिलाफ एक मासिक पत्र भी निकाला था, जिसका नाम था द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, जिसको जिनेवा से प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है, फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? फरेजी आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1818 में। इसकी शुरुआत की थी हाजी शरीयतुल्लाह ने। हाजी शरीयतुल्लाह के बारे में बता दूं, ये एक ब्रिटिश भारत के मुख्य इस्लामी सुधारक थे। इस आंदोलन का, ये जो फरेजी आंदोलन हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य था कि मुस्लिम समुदाय उन चीज़ों को छोड़ दे जो इस्लाम के खिलाफ जो प्रथाएं प्रचलित थी, उनको छोड़े और अपने कर्तव्य का पालन करे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ हमें सूचियाँ 2 दी गई हैं, एक में अधिकारी और दूसरे में विहित कर्तव्य। तो हमें इनको मैच करना है। ठीक है, जिसमें दीवाने तन, ये इनका काम था जागीर और वेतन को देखना। मुस्तारफी का काम था राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना। मुशरिफ का काम हुआ करता था
कार्यालय को संभालने के लिए, और वकियानवीस का काम होता था प्रमुख घटनाओं और फरमानों को सूचीबद्ध करने का। ठीक है, तो इसको आप मैच कर लेंगे। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का पताका किसने उठाया? 1929 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था लाहौर में। ठीक है, इसी में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और इन्होंने ही पूर्ण स्वराज का पताका उठाया था, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि हुआ क्या था कि 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में 31 दिसंबर की आधी रात को, मध्य रात्रि को, रावी नदी के तट पे इन्होंने झंडा फहराया था, और साथ ही साथ ये निश्चय किया गया था कि 26 जनवरी 1930 से, ठीक है, 26 जनवरी 1930 से हर साल कांग्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाएगी, स्वाधीनता दिवस मनाएगी। ठीक है, और इसी समय ये भी घोषणा की गई थी कि आने वाले टाइम में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश हुआ था अकबर के दरबार में। भारत में यूरोपीय चित्रकला का विकास ऐसे तो हुमायूं के समय से शुरू हो गया था, लेकिन पूर्ण विकास जो हुआ था वो अकबर के समय शुरू हुआ था। इस समय चित्रकारी एक सामूहिक प्रयास के रूप में शुरू किया गया था। बहुत सारे कलाकार मिलकर के एक चित्र बनाते थे। अकबर के समय के चित्रकला के विषय की बात करें ना, तो दो तरह के चित्र ज़्यादा बनते थे अकबर के समय। एक तो जो दरबार में उनके घटनाएं होती थी, प्रतिदिन की घटनाएं, उन पर चित्र बनते थे, और दूसरा किसी की छवि बनती थी, किसी का इमेज बनाया जाता था। अकबर के समय ही मुगल चित्रकला पर भारतीय प्रभाव भी पड़ना शुरू हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? वो कौन सा समाजवाद का समर्थक था? ये समाजवाद के समर्थक थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये समाजवाद के बहुत बड़े समर्थक थे। इनका कहना था कि हम ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जिसमें सभी को समान अधिकार मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। इसकी नियुक्ति हुई थी 1856 में। 57 में इन्हीं के समय में विद्रोह हुआ, और 1858 में जब गवर्नर जनरल का पद हटाकर वायसराय उसका पद नाम दिया गया, तो उस समय ये प्रथम वायसराय हो गए थे, और इसके बाद ये रहे हैं वायसराय के पद पर 1862 तक। 1858 में वायसराय बने, और तब से 1862 तक ये उस पद पे बने रहे। अगला प्रश्न है, किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किताबुल हिंद पुस्तक की रचना की गई है अल बरूनी के द्वारा। अरबी भाषा में इसकी रचना की गई। अल बरूनी को अबूरी हान के नाम से भी जाना जाता है। ख्वारिज्म का यानी खीवा का रहने वाला ये था। ये एक फारसी विद्वान और लेखक था। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, वो कौन सी प्रथा होती है? अब किसान स्वयं भूमि का मालिक है और किसान स्वयं ही भू राजस्व देगा, यानी कि लगान देगा। इस व्यवस्था को कहते थे रैयतवाड़ी। ऐसे किसानों को रैयत कहा जाता था और इन्हीं के साथ बंदोबस्त किया जाता था, तो इसको कहते हैं रैयतवाड़ी प्रथा। इसको शुरू किया गया था कर्नल रीड के द्वारा। इसकी शुरुआत सबसे पहले हुई थी बारामहल जिले में। याद रखिएगा, बारामहल जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। कब? 1792 से। इसमें क्या होता था ना कि अच्छा ये भी बता दूं कि ये व्यवस्था मद्रास में, बम्बई में, ईस्ट बंगाल में, आसाम में और कुर्ग में लागू की गई थी। इसमें इसको देखा जाए तो पूरे देश के लगभग 51% भूभाग पे लागू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले पे चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से किसने वकालत की थी? इस समय इनके पक्ष से वकालत की थी टीबी सप्रू ने। टीबी सप्रू, तेज बहादुर सप्रू ने इनकी वकालत की थी। इसमें मुख्य अभियुक्त बनाया गया था शाहनवाज खान, प्रेम सहगल और कर्नल ढिल्लो को।
ठीक है। इनको बचाने के लिए ये जो तेज बहादुर सप्रू थे, इन्होंने भारत के जो नामी वकील थे, इन्होंने एक आज़ाद हिंद फौज बचाओ समिति का गठन भी किया था, जिसका नेतृत्व किया था भूलाभाई देसाई ने। याद रखिएगा, भूलाभाई देसाई ने उसका नेतृत्व किया था। और इसका गठन किसने किया था? जो उस समय के नामी वकील थे, जैसे कि तेज बहादुर सप्रू वगैरह थे, इन लोगों ने किया था। शेरशाह सूरी की कब्र कहाँ पर है? शेरशाह सूरी की कब्र है, बहुत सारे लोग अभी तक आंसर बता चुके होंगे, इनकी कब्र है बिहार के ही सासाराम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। शेरशाह जो था ना, वो स्टार्टिंग में सासाराम का ही जमींदार था। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को पेशवा कहते थे। इन कृतियों को इनके लेखक से सुमेलित करना है। 4 कृतियां हैं और चारों के लेखक से मिलाना है। इधर कृति है और रचनाएं हैं और इधर लेखकों का नाम है। पहला है हकाइके हिंदी। हकाइके हिंदी को लिखा था अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने। तहजीबुल अखलाक को लिखा था इब्न मिस्काविया ने। कुंजुल तिजार के लेखक हैं, रचयिता हैं बैलक अल कबायकी। वहीं जवामिउल हिकायात, इसके रचयिता हैं सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। शासक पूर्णमल के द्वारा इनमें से किस मंदिर का निर्माण कराया गया था? शासक पूर्णमल ने निर्माण कराया था जो देवघर में शिव मंदिर है ना, जहाँ बाबा धाम में लोग जाते हैं, ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है। इसका निर्माण कराया था शासक पूर्णमल ने। महुआ डार अभयारण्य झारखंड के किस जिले में है? महुआ डार अभयारण्य झारखंड के लातेहार जिले में है। ठीक है, ये अभयारण्य लगभग 63 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये प्रसिद्ध है भेड़िए के लिए। भेड़िए के अलावा खरगोश, नेवला, चूहे, गिलहरी, छोटे छोटे हिरन भी यहाँ पाए जाते हैं। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? देखिए, इसके प्रथम संपादक थे मनसुख लाल नज़र। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई थी, ये इंडियन ओपिनियन निकाला गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी ने 1903 ईस्वी में इसे निकाला था दक्षिण अफ्रीका से। और ये जो मनसुख लाल नज़र थे, ये नटाल कांग्रेस के सचिव थे। नटाल कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने ही की थी। ये इंडियन ओपिनियन पत्रिका अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी और तमिल में प्रकाशित होती थी। चालुक्यन शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष कौन सा था? देखिए, पुलकेशिन द्वितीय जो था ना, ये चालुक्य वंश का शक्तिशाली राजा था। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में एक युद्ध हुआ था, जिसको माना जाता है कि 634 ईस्वी में युद्ध हुआ था। ठीक है, लेकिन कुछ रिसर्चकर्ताओं ने 618 ईस्वी बताया है इसका टाइम, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है इसमें। और यहाँ पे 634 भी है, यहाँ 618 भी है। तो जहाँ ये दोनों चीज़ें रहेंगी ना, इसलिए मैंने दोनों बता दिया, वहाँ पर आपको देना है 618, क्योंकि ये जो रिसर्चकर्ताओं ने दिया है ये रिसेंट डेटा है, ये 2016 में रिसर्चकर्ताओं ने इसको दिया है। ठीक है, और ये युद्ध कहाँ हुआ था? ये हुआ था नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई? ये प्रारंभिक सूचना दी गई थी सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा। चुंबकीय दिशा सूचक यानी कि कंपास अब भारत के महासागरों में भी प्रयोग होने लगा है। इसकी सूचना पहली बार 1232 से 33 में सदरुद्दीन मोहम्मद औफी ने अपनी जो पुस्तक लिखी जवामी उल हिकायत, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की थी, उसमें इन्होंने इस यंत्र के बारे में बताया। प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनतकालीन स्मारक में दृश्यातीत है? पहला जो वास्तविक मेहराब था वो सल्तनत काल की कौन सी इमारत में दिखता है? ये दिखता है बलबन के मकबरे में। बलबन का मकबरा जो है ना, वो राय पिथौरा में है और यहाँ पे इसका जो कक्ष है वो वर्गाकार है और मेहराब यहाँ स्पष्ट रूप से दिखता है। अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय कौन सा था? देखिए, चिश्ती, सुहरावर्दी, नक्शबंदी, कादरी, ऐसे तो सभी संप्रदाय कट्टर होते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा कट्टरपंथी था वो था नक्शबंदी।
इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। नक्शबंदी शाखा में समा यानी कि संगीत गोष्ठी का आयोजन नहीं होता, संगीत वहाँ नहीं होता। इस शाखा के लोगों ने कुरान में जो जो चीज़ें लिखी हैं उसको एकदम स्ट्रिक्टली पालन करने पे बल दिया है। इसके बाद भूगोल के प्रश्न आते हैं। नीचे लिखी हुई कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते? देखिए, जीवाश्म ग्रेनाइट में नहीं पाए जाते हैं, बाकी बलुआ पत्थर में भी पाए जाते हैं, कॉन्ग्लोमरेट में भी पाए जाते हैं, शेल में भी पाए जाते हैं। ग्रेनाइट में नहीं पाए जाते हैं क्योंकि ग्रेनाइट जो है ये आग्नेय चट्टान का एक रूप है। आगे चलते हैं। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? देखिए, मानव की जलवायु से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली क्रिया है कृषि, क्योंकि कृषि पे जलवायु का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, जबकि निर्माण, खनन, मत्स्य उद्योग, इन पे जलवायु का बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता। खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? खानाबदोश जनजाति के लोग ज़्यादातर पाए जाते हैं शुष्क क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर ये अपने मवेशियों वगैरह को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह हमेशा भटकते रहते हैं, जाते आते रहते हैं। किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? देखिए, प्राच्य खेती का जो क्षेत्र होता है ना, प्राच्य खेती का, उसमें ज़्यादा श्रम की आवश्यकता होती है। प्राच्य खेती क्या होती है, कृषि के बारे में जब बताऊंगी तो डिटेल में बताऊंगी इसके बारे में। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के जो बीच के मैदान हैं उन पे चिनूक हवाएं वहाँ पे चलती हैं, और जब ये चिनूक हवा चलती है तो जाड़े के मौसम में वहाँ पे तापमान बढ़ जाता है। ठीक है। अधोलिखित यानी नीचे लिखे हुए जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखिए, ये फुलानी पश्चिमी अफ्रीका में है, ये सही है। ये जनजातियों का नाम है, और कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है ये हमें बताना है। बद्दू सहारा में नहीं पाई जाती, बद्दू जनजाति अरब में पाई जाती है, अरब में। ठीक है। मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है, नूबा सूडान में पाई जाती है। तो आंसर क्या होगा? बी। ग्रीष्म ऋतु में पर्वतीय क्षेत्र में निम्न से उच्च भाग की ओर जाने को कहा जाता है क्या? तो देखिए, इसको कहा जाता है ऋतु प्रवास। अब ये ऋतु प्रवास क्या होता है कि तो जब कुछ समय के लिए एक जगह से दूसरी जगह ऋतुओं में लोक प्रवास किया जाता है। जैसे कि पर्वतीय इलाके के लोग जो होते हैं ना, ये गर्मी के समय में नीचे से ऊपर की तरफ चले जाते हैं ताकि ऊपर थोड़ा ठंडा रहता है। इसको कहते हैं ऋतु प्रवास, यानी किसी खास स्पेसिफिक ऋतु के लिए प्रवास करना। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? भारत में सबसे छोटा दिन होता है 21 दिसंबर को। 21 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है भारत में। अच्छा, 21 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन क्यों होता है? ये होने का कारण क्या है ना कि जो सूर्य है, ठीक है, और ये हमारी पृथ्वी रही, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है। ठीक है, घूर्णन कर रही है। इसके साथ ही साथ ये अपने अक्ष पर भी पश्चिम से पूर्व की तरफ ही जा रही है। 21 दिसंबर को सूर्य जो होता है ना, वो दक्षिणी गोलार्ध पर लंबवत यानी मकर रेखा पे सीधा पड़ता है। मकर रेखा पे सीधा पड़ेगा तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? कर्क रेखा जो है, ये हमारी इक्वेटर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सीधा पड़ेगा सूर्य की किरण सीधी पड़ेंगी, तो ऐसे में यहाँ पे गर्मी हो जाती है, ग्रीष्म ऋतु हो जाती है, और उत्तरी गोलार्ध में हो जाती है शीत ऋतु। ठीक है। इसी कारण से 21 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन होता है। वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं इसके। इसका आंसर है डी, आयन मंडल। आयन मंडल दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है, क्योंकि इसमें होता है ना कि विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है। इसकी ऊंचाई जो है वो 80 से 640 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना किस शहर में हुई थी? भारत में पहले
कपास मिल यानी सूती वस्त्र की पहली कपास मिल की स्थापना हुई थी कलकत्ता में। कलकत्ता के समीप एक फोर्ट ग्लास्टर था जिसमें इसकी स्थापना हुई, लेकिन ये असफल हो गया था। सफल, चूंकि यहाँ प्रथम पूछा गया है, सफल नहीं पूछा गया है। अगर यही प्रथम सफल कपास मिल पूछा जाता ना तो फिर आंसर हमारा चेंज हो जाता, आंसर हमारा हो जाता बम्बई। ठीक है, लेकिन यहाँ चूंकि प्रथम पूछा गया है तो आंसर हमारा कलकत्ता है। ये स्थापना हुई थी 1818 ईस्वी में, जबकि बम्बई में हुई है 1854 ईस्वी में। दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? दंडकारण्य स्थित है भारत के पूर्वी हिस्से में। उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है? अगर उच्चावच दिखाना है तो इसका सबसे सही तरीका है समोच्च रेखा। समोच्च रेखा यानी क्या, किसको कहते हैं समोच्च रेखा? तो समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा को समोच्च रेखा कहते हैं। सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? सुनामी की उत्पत्ति होती है जब समुद्र के भीतर भूकंप उत्पन्न होता है ना, इससे सुनामी की उत्पत्ति होती है। मथुरा कला में किस चट्टान का प्रयोग किया जाता है? देखिए, मथुरा कला का विकास हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, और इसी समय गांधार कला का विकास भी हुआ था। मथुरा कला में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता है, जबकि गांधार कला आपसे पूछी जाती तो उसमें काले पत्थर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ नदियां हैं, एक तरफ उनकी सहायक नदियां हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कृष्णा की सहायक नदी कौन है? कृष्णा की सहायक नदी है भीमा। ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है तीस्ता। गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती, जबकि यमुना की सहायक नदी है चंबल। ठीक है, आगे चलते हैं। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण या मणिकर्ण बिजली संयंत्र स्थित है हिमाचल प्रदेश में। अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान देना है और उसके बाद हमें बताना है कि इनमें से किसकी कौन सबसे पहले आएगा उच्चावच के आधार पर और कौन सबसे बाद में आएगा। तो इसका क्रम है, सबसे पहले आता है धौलाधर, ठीक है, इसके बाद आता है जास्कर, फिर लद्दाख और 3 में काराकोरम, यानी 2, 1, 3, 4। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? देखिए, ज्वालामुखी में जब विस्फोट होता है तो इससे सबसे अधिक जलवाष्प निकलता है। ठीक है, जलवाष्प के बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, इसके साथ ही साथ हीलियम गैस भी निकलती है। ठीक है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है बताना है। एक तरफ जनजातियां हैं, एक तरफ मूल राज्य है। तो हम देखेंगे कि थारू जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है, ये सही है। भूटिया भी उत्तराखंड में ही पाई जाती है। मुंडा झारखंड में मुंडा पाई जाती है झारखंड में। ठीक है, वहीं थारू उत्तराखंड में, भूटिया उत्तराखंड में। कोल जनजाति जो है ना, ये उड़ीसा में पाई जाती है। ठीक है, तो एकमात्र सही कौन सा है? ए। संयुक्त राज्य अमेरिका की वृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत सारी झीलें हैं और पूर्व से पश्चिम अगर इनका क्रम हम देखेंगे तो ये है सी। सबसे पहले ओंटेरियो, फिर इरी, फिर ह्यूरॉन, फिर मिशिगन और अंत में सुपीरियर, यानी सुपीरियर सबसे पश्चिम में है, ओंटेरियो सबसे पूर्व में है। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन 2 स्टेशनों के बीच चलती है? कैनेडियन पैसिफिक रेलवे। अब आप देखिए, ये थोड़ा सा प्रश्न ऐसा है चूँकि कुछ न कुछ वजह से चर्चा में रहा होगा या महत्वपूर्ण है, तभी इस तरह के प्रश्न आते हैं। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे कनाडा के पूर्व में हैलिफैक्स और वैंकूवर के बीच में चलती है। इसका निर्माण हुआ था 1866 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमें एक तरफ धाराएं हैं और एक तरफ महासागर है और साथ ही उनका प्रकार है धाराओं का, तो हमें बताना है, मैच करना है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? देखिए, गल्फ स्ट्रीम जो है ना, ये गर्म धारा है। ठीक है, ये गर्म धारा है। पश्चिमी वायु प्रवाह
ये पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर से जो पूरब की तरफ धीमी धीमी चलने वाली धारा होती है, ये है। पेरू धारा क्या है? पेरू धारा बहती है प्रशांत महासागर में, जबकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा बहती है हिंद महासागर में। आगे काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। ये कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। आसवान उच्च बांध कहाँ है? आसवान उच्च बांध जो है ना, ये नील नदी पर स्थित है, यानी कि मिस्र में बना हुआ है। रोबस्टा एक प्रकार की क्या है? रोबस्टा एक प्रकार की कॉफ़ी होती है जो कि अफ्रीका में उपजाई जाती है। छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? देखिए, छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी पाई जाती है दामोदर घाटी के क्षेत्र में। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। इसके बाद राज्य व्यवस्था के प्रश्न आते हैं। इनमें से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद का एक कानून द्वारा संभव नहीं है? देखिए, नए राज्यों का प्रवेश जो है ये अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि ऐसे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण होता है, उनके क्षेत्रों सीमाओं में परिवर्तन भी होता है जो भारतीय संसद को मिला हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नहीं शब्द का प्रयोग है, और चूँकि अनुच्छेद 1 के तहत संघ और संघ के साथ साथ संघ का नाम, राज्य, क्षेत्र, अनुच्छेद 2 में भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है। यहाँ नए राज्यों का गठन तो हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, सीमाओं में परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद 1 के तहत नहीं बल्कि अनुच्छेद 2 के तहत होता है। इनमें से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती? संसद की कोई भूमिका नहीं होती है इनमें। भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक को हटाने में, ठीक है। अनुच्छेद 317 के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी दूसरे सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर, ठीक है, केवल कदाचार के आधार पर जो राष्ट्रपति हैं वो उनके आदेश से उनको हटाया जा सकता है। जबकि यहाँ पर एक मिनट, यहाँ हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ये थर्ड, ठीक है, तीसरा, यानी केवल डी। क्योंकि भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, इन तीनों में संसद की भूमिका होती है। आप जानते हैं, एक तरह से महाभियोग चलाया जाता है, इन पे कदाचार के आरोप को सिद्ध किया जाता है और उसके बाद इनको हटाया जाता है। लेकिन संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं इनको केवल राष्ट्रपति के आदेश से कदाचार के आरोप पर ही हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसमें निहित होता है? ये निहित होता है, देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग में, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन ही इसीलिए किया गया है कि वो पंचायत और नगरपालिका के चुनावों का नियंत्रण करे। इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है हमें बताना है। तो यहाँ पर ए जो है ना, अंतर्राज्यीय परिषद, अनुच्छेद 163, ये सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। कारण क्या है? नहीं, यहाँ पे सभी सही सुमेलित हैं, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी सही है, सभी सही सुमेलित है, इसलिए ई आंसर होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 380 में केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। इसका गठन 1964 में हुआ था केंद्र सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव पारित करने से। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक समिति बनाई गई थी, संथानम समिति। उसी संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर इस आयोग का गठन किया गया था। इनमें से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? देखिए, इनके इसमें जितने भी ऑप्शंस हैं इनमें ऑप्शन सी सही है, क्योंकि स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना ये विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है, बल्कि स्वायत्तता हो, लोक सहभागिता हो, स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, ये इसका वैशिष्ट्य नहीं है। बाकी चूंकि लोक विकेंद्रीकरण के लिए इसको किया गया है,
जो प्रशासन है उसका विकेंद्रीकरण हो सके, तो इसमें स्वायत्तता, लोक सहभागिता, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना, ये सभी सही है, ये इसका विशिष्ट नहीं है। सी। ब्रिटिश का शासन काल में संविधान के विकास के लिए कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? ऐसे जितने भी कानून हैं ये सभी ऐतिहासिक माने जाते हैं, लेकिन एक कानून, ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ये चूँकि 1955 तक भारतीय संविधान पहले से ही बन चुका था, इसलिए ये इसका ऐतिहासिकता यहाँ पे नहीं है। संविधान संशोधन 86वां के द्वारा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को शिक्षा मूल अधिकार में जोड़ा गया है। ये इससे पूर्व यह संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित था? इसके पहले ये संविधान के 45वें अनुच्छेद में उल्लिखित था, जिसमें 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। भारत प्रतिरक्षा अध्यादेश कब जारी किया गया था? भारत प्रतिरक्षा अध्यादेश को जारी किया गया था 26 अक्टूबर 1962 को, क्योंकि 20 अक्टूबर 1962 को इसी समय चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। इसी टाइम पे डॉक्टर राधाकृष्णन हमारे दूसरे राष्ट्रपति बने थे। इसी समय इस अध्यादेश को जारी किया गया था। भारत सरकार द्वारा गौरव में ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? हमें बताना है। इसकी स्थापना की गई थी 2002 में। ध्यानचंद पुरस्कार जो है ना, ये भारत सरकार का गौरवशाली खेल पुरस्कार है, जो किसी खिलाड़ी के जीवन भर के कार्य और उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। अगर आधिकारिक नाम की बात करें तो इसका आधिकारिक नाम जीवन गौरव ध्यानचंद पुरस्कार है। इस पुरस्कार का नाम भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद सिंह के नाम पर रखा गया है। खेल और युवा मंत्रालय के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग निकायों में बांटा गया है? देखिए, 89 संशोधन हुआ था 2003 में, और इस संशोधन के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 2 अलग अलग निकायों में बांटा गया। अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति के लिए और अनुच्छेद 338 क अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग से संबंधित है। भारतीय मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? भारत का जो मूल संविधान था उसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं। अभी ये 22 भाग ही हैं, लेकिन 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। आगे देखते हैं। भारत में राजनीतिक दलों से दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है? यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि भारत में राजनीतिक दलों से दल बदल की बुराई को 52वें संशोधन के तहत अधिनियमित किया गया है। ये संशोधन हुआ था 1985 ईस्वी में, 1985 में 10वीं अनुसूची के तहत इसको अधिनियमित किया गया है। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया और एकत्रित किया जाता है, लेकिन केंद्र और राज्य के बीच वितरित किया जाता है? कई ऐसे कर हैं जो लगातार केंद्र है और एकत्रित भी केंद्र ही करता है, कलेक्शन भी केंद्र करता है, सेंटर करता है, लेकिन उसको डिवाइड किया जाता है स्टेट्स और सेंटर दोनों के बीच में। इसका सही उत्तर है सी, अनुच्छेद 270 में ये प्रावधान है। हमारे राष्ट्रगीत के संक्षिप्त रूप को त्योहार पर के अवसर पर बजाने के लिए कितना समय लिया जाता है? हमारे राष्ट्रगीत का जो संक्षिप्त रूप है उसको त्योहार के अवसर पर बजाने के लिए 20 सेकंड का समय लिया जाता है। इसमें केवल और केवल यहाँ पर राष्ट्रगीत नहीं होगा, यहाँ राष्ट्रगान होगा। इस राष्ट्रगान में 13 पंक्तियाँ हैं इसके प्रथम पद में, ठीक है, जिसको हालांकि ये जो राष्ट्रीय गान है हमारा जनगणमन, ये 5 पदों में है, 5 स्टैंजाज हैं इसमें, लेकिन राष्ट्रीय गान के रूप में केवल पहले पद को मान्यता दी गई है और जिसको गाने के लिए 52 सेकंड का समय भी रखा गया है। लेकिन कुछ विशेष अवसर पर जब राष्ट्रगान की धुन को संक्षिप्त रूप में बजाया जाता है तो जिसमें इसकी केवल पहली और अंतिम पंक्ति होती है और इसके लिए समय निर्धारित किया गया है 20 सेकेंड का, ठीक है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार को प्रदान किया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। जैसे कि न्यूयॉर्क वर्ल्ड के जो प्रकाशक थे लेट
जोसेफ पुलित्जर, इनकी याद में 1917 से ही इस पुरस्कार को कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जा रहा है। किस आयोग ने स्थायी राज्य परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया? ये समर्थन किया सरकारिया आयोग ने। स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? इसका आंसर जब हम देखेंगे यह है ए, अफसर का, जो अफसर अपना कर्तव्य नहीं निभाते उनका घेराव कर लेना। ये गलत है कि ये नहीं कर सकते आप। ऐसा करके आप उनका वो पहले से अपना कर्तव्य नहीं निभाते और आपने घेराव कर लिया तो और फिर वो क्या कर्तव्य निभाएंगे? ठीक है, आगे चलते हैं। चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? चीन की समाचार एजेंसी का नाम है न्यू चाइना रिपोर्ट। भारत की जो समाचार एजेंसी है वो है पीटीआई, यूएनआई, ठीक है, समाचार भारती, इंडियन न्यूज सर्विस। विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? ये विधि आयोग के अध्यक्ष रहे न्यायाधीश HR खन्ना। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस बात का समर्थन किया कि हर हाई कोर्ट के 1/3 1/3 जो जस्टिस होते हैं वो दूसरे राज्य के होने चाहिए। इसके साथ ही आज के इस सेट को समाप्त करती हूँ। अगले सेट के लिए पार्ट 2 बस तुरंत ही आने वाला है, ताकि छोटे छोटे वीडियो में आपका पूरा का पूरा सेट कवर हो जाए। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताएं और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।